ओके, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो रिड्यूस सिलेबस है तो उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर आपके पास जो टॉपिक्स हैं तो 1.2 है सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स वो आपको याद रखने होंगे जो MCQs में आएंगे, और साथ में सिंप्लीफिकेशन किस तरह से की जाती है बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर वो देखना पड़ेगा। दैन 1.5 है एम्पेरिकल फार्मूला और 1.6 है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये दोनों असल में मिलाकर एक ही टॉपिक है। एम्पेरिकल फार्मूला तो सिंपलेस्ट फार्मूला वो कहते हैं जो रेशो बताता है बिटवीन द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर। दैट इज़ कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसके भी न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसको कंबस्चन एनालिसिस कहा जाता है, जो 5 स्टेप वाले न्यूमेरिकल्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, 5 स्टेप इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट 1.8 है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। तो ये असल में क्या है, स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप और लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। चैप्टर 2 उसके बाद है द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो चैप्टर 2 में 2.1 है काइनेटिक थ्योरी, मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी यहाँ पर डिस्कस करना है। गैसेस के लिए नॉर्मली जो है वो आस्क किया जाता है गैसेस के KMT के मेन पॉइंट्स होते हैं। यस, वो पॉइंट्स हैं, वो याद करने के पॉइंट्स हैं, वो याद करने होते हैं। 2.3 है गैस लॉस, जनरल गैस इक्वेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो गैस लॉस के अंदर आपके पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ और जनरल गैस इक्वेशन PV = nRT ये हो जाएगा। साथ में उसके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हो जाएगा, ये सब इंक्लूड है। नेक्स्ट है 2.7 विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पे शॉर्ट नोट आता है। ठीक है। उसके बाद है 2.8 सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पे भी शॉर्ट नोट आता है। 2.9 है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की जस्ट डेफिनेशन है। 2.12 है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। तो 4 टाइप्स के क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक, 4 तरह के क्रिस्टल्स, उनकी डिस्कशन है। 2.13 है आइसोमॉर्फिज्म और 2.14 है पॉलीमॉर्फिज्म। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म के बीच में, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। देन चैप्टर 3 है द एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें 3.2 है क्रूक्स ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था, जिसमें पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे करंट पास किया गया था गैसेज में से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। 3.4 है रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, 3.2 में आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ जो है ना प्रोटॉन की डिस्कवरी को भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिलाकर ही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बनते हैं। 3.4 है रेडियो एक्टिविटी, कन्फर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जिसमें रेडियो एक्टिविटी की डिस्कशन करेंगे और जो किस तरह से रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट उसके अंदर था, किस तरह से अल्फ़ा बीटा और गामा रेस को डिस्कवर किया गया ये जानेंगे। रेडियो एक्टिव रेस की प्रॉपर्टीज़, अल्फ़ा बीटा गामा रेस की प्रॉपर्टीज़ वो लिखनी होंगी इसमें। नेक्स्ट है 3.5 चैडविक एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू जो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था उसके बारे में लिखना है। 3.7 है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी या क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो मैक्स प्लांक ने अपनी एक क्वांटम थ्योरी पेश की थी जिसमें उसने बताया था कि एनर्जी क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है। उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो याद करने होते हैं। 3.8 है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा के अंदर 2 स्पेक्ट्रा डिस्कस करने होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। 3.11 है बोहर्स थ्योरी। इसमें बोहर के एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट्स हैं वो लिखने होंगे। 3.12 में है बोहर्स थ्योरी एंड हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को जो रेडियस फाइंड आउट करने की डेरिवेशन है वो इसके अंदर आ जाएगी। 3.13 है डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी को ड्राइव करते हैं रेडियस के थ्रू, वो करना है। 3.15 है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये जो नील्स बोहर की थ्योरी को गलत साबित किया था हाइसेनबर्ग ने, तो उसका एक प्रिंसिपल था हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो डिस्कस करना है। उसके जो सिंपल एक मतलब डेफिनेशन समझ जाओ वो है, वो डिस्कस करना होता है। 3.16 है एनर्जी लेवल्स एंड एनर्जी सब लेवल्स, मतलब ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स को, सब शेल्स और सब शेल को डिस्कस करना है। KLMN ये एनर्जी लेवल्स होते हैं और SPDF ये सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है 3.17 ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स, मतलब ऑर्बिटल्स मतलब PX, PY, PZ, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल को डिस्कस करना है। और क्वांटम नंबर को डिस्कस करना है, इसमें शॉर्ट नोट आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं, उनको शॉर्ट नोट उनको याद करना है। 3.18 है पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल,
तो एक साइंटिस्ट है वुल्फगैंग पॉली, उन्होंने एक प्रिंसिपल पेश किया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हवाले से कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल फोर सेम पेयर ऑफ क्वांटम नंबर। एटम के अंदर किसी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाता है। इसकी स्टेटमेंट जस्ट होती है वो याद करनी है, और साथ में हीलियम की एक एग्जाम्पल होती है वो उसमें लिखना होता है। 3.19 है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। एस पी डी एफ का शेप कैसा होता है, एस का स्फेरिकल, पी का डम्बल होता है, डी और एफ का कॉम्प्लेक्स शेप होता है, वो बताना है। 3.20 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि डिफरेंट एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह की जाती है वो देखना है, ठीक है। तो ये चैप्टर 3 इतना है। उसके बाद चैप्टर 4 है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में टॉपिक पहला है 4.5। शुरू के टॉपिक सारे मतलब इसके निकल गए, जो 9th क्लास वाले टॉपिक होते हैं ना, आयनिक कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, ये सब निकाल दिया गया है। तो 4.5 से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ डायपोल मूवमेंट। म्यू से जिसको डिनोट करते हैं, जो पोलैरिटी को कैलकुलेट करता है मॉलिक्यूल के अंदर। तो डायपोल मूवमेंट को डिस्कस करना, उसकी डेफिनेशन और किस तरह से बताया जाएगा कि किस मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट 0 है और 0 से ज़्यादा है, वो यहाँ पर इस टॉपिक में देखेंगे। 4.7 है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी की जस्ट डेफिनेशन होती है और फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, कि कौन से फैक्टर्स है जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं वो देखना है। 4.8 है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, पाई बॉन्ड कब बनता है, सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से, फिर सिग्मा बॉन्ड के अंदर एस 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 पी 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 ओवरलैपिंग होती है, कि पाई बॉन्ड में किस तरह से साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। 4.9 है हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर sp3 sp2 sp ये तीनों डिस्कस कर रहे हैं। 4.10 है शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स का शेप। इसमें दो तरह के मॉडल्स हैं, VSEPR3 मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी जिसको हम कहते हैं, और एक HOM हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। तो दोनों मॉडल्स के थ्रू किस तरह से हम शेप बताते हैं मॉलिक्यूल्स का, ये देखना है। 4.11 है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंडरी बॉन्ड है, वो डिस्कस करना है, ठीक है। फिर चैप्टर 5 है एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर 5.1 डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनेमिक टर्म्स है कुछ, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के टाइप्स डिस्कस करेंगे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, सराउंडिंग क्या होता है, स्टेट किसे कहते हैं, ये डिस्कस करना है। 5.2 है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी एक पूरी डेरिवेशन है, वो डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, Q = डेल्टा E + W। 5.5 है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ एक लॉ है जिसमें हम पढ़ते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोसेस में हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, हेस लॉ। तो इसमें इसकी एप्लीकेशन भी एक होती है, वो सोडियम कार्बोनेट की प्रोडक्शन की, तो वो उसमें एक एप्लीकेशन भी इसमें हमें पढ़ना है। 5.6 है हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये न्यूमेरिकल टाइप होता है, इसको न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ इक्वेशंस दी होती हैं, आपने देखा होगा, उससे हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद चैप्टर 6 है केमिकल इक्विलिब्रियम। चैप्टर 6 में 6.2 आएगा इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या डिस्कस करते हैं कि बस इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। 6.3 है द लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम लॉ, जो Kc = कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यह ड्राइव करना होता है इसमें। 6.4 है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc किस तरह से वो फाइंड आउट करना होता है, इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं 6.4 के। 6.5 एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के असल में जो एप्लीकेशंस हमारे पास होते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये डिस्कस करना होता है। 6.6 आएगा पेपर में फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है वो देखना है कि किस तरह से कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट को ऐड करके हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं। जो पार्ट हट गया चैप्टर 6 से वो क्या, वो आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट पूरी तरह से हट गया। KSP वाला जो पार्ट होता है ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो हटा दिया पूरा। KSP, हाँ KC है, KSP हट गया। KC तो है ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP वाला पार्ट जो होता है ना, वो हटा दिया गया। हाँ KP वाला पार्ट ये हटा दिया गया, सिर्फ KC है। चैप्टर 7 है सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अंदर हमारे पास पहले 6.6 तक है बस। चैप्टर 7 है सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर 7.2 है हाइड्रेशन और 7.3 है हाइड्रोलिसिस। असल में डिफरेंस आता है नॉर्मली हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस के बीच में, वो करना होता है। 7 नहीं और है 7.4 है थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। आर्रेनियस की थ्योरी है, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं वो याद करने होते हैं, रट्टा है ये। 7.7 ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें कुछ इसके रूल्स भी हैं ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि MnO4 में Mn का कितना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का कितना होगा, ये निकालना सीखना पड़ता है इसमें।
7.8 ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, कल भी डिस्कस कर रहा था मैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या फ़र्क है, वही चीज़ है। 7.9 है जिसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना होता है एसिडिक बेसिक मीडियम में, तो बैलेंसिंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वो आएगा। और 7.10 इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, किसी टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को बता रहे होते हैं, फिनोल्फ्थालीन है, मिथाइल ऑरेंज है, यूनिवर्सल इंडिकेटर रेट है, उसके ऊपर है, ये सब डिस्कस करना है। उसके बाद लास्ट चैप्टर है चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स। इसमें 8.1 आएगा रेट एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, इसके बीच का क्या डिफरेंस है रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन में। 8.5 आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। 8.1 8.5 फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये कौन से फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास, कंसंट्रेशन आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, कैटलिस्ट आ जाएगा हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा हमारे पास, ये सारी चीज़ें रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड ऑफ रिएक्शन में अफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो 8.1 8.5 बस ये दो चीज़ें हैं किसमें, चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, तो असल में अच्छा ये जितने भी लेक्चर्स मैंने यहाँ पर बता दिए ना, तो मैंने अपने यूट्यूब के चैनल पे ये सारे लेक्चर डाले हुए हैं, तो इसमें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं क्या करूँगा कि हर एक टॉपिक के साथ उसके लिंक शेयर कर दूँगा, वीडियो लिंक, ताकि अगर कोई चीज़ आपको रिवाइज़ करना हो तो आप वहाँ से यूट्यूब से रिवाइज़ कर सकें। ठीक है, तो नीचे आप जैसे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लाइन से सारे टॉपिक्स पॉइंट वाइज मौजूद होंगे। ठीक है।